बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स हमने स्टार्ट किया है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 3rd लेक्चर होगा हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि डॉक्टर मैरीवेल और मिस्टर चिप्स की मुलाकात होती है। मिस्टर मैरीवेल जो है डॉक्टर का नाम है जो मिस्टर चिप्स को उसकी एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हर 2 हफ्ते बाद रेगुलरली आता है और अजराह मजाक उससे बात करते हुए कहता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा फिट हो और तुम उस उम्र से गुजर चुके हो जब लोग खौफनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। फिर ये कहता है कि अगर तुम मरोगे भी, अजराह मजाक ये कहता है कि पहली बात हुई कि तुम मरोगे नहीं, अगर मरोगे तो उन खुशकिस्मत 3 लोगों में से हो जो कि अपनी तबई मौत मरेंगे। लेकिन ये इनकरेजमेंट है, ये सिर्फ उसको उसका दिल बढ़ाने के लिए, वरना वो बूढ़ा है काफ़ी मिस्टर चिप्स जो है। तो कभी अगर सर्दी हो, सर्द दवाएं चले तो मिस्टर चिप्स को सांस का मसला बनता है। तो इस हवाले से फिर बताया गया कि कभी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर मिस्टर मैरीवेल अपने विजिट के दौरान मिसेस विकेट को जाते हुए एक तरफ ले जाकर राजदाराना अंदाज में कहता था कि इसका ख्याल रखना, इसको सांस का मसला है और इसके दिल पे बोझ पड़ता है, ज़्यादा मसला नहीं है, बस बुढ़ापा ही मसला है। लेकिन आपको पता है बुढ़ापा बजाते खुद सबसे बड़ा मसला होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये देखेंगे कि मिस्टर चिप्स जो है, अब ये सारे मामला तो ठीक है, अब ये थोड़ा सा उसकी लाइफ के, अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है और उसके बाद ये बताया गया कैसे उसने स्कूल ज्वाइन किया। और मेन जो इस पैराग्राफ का टॉपिक रहेगा वो होगा कि मिस्टर चिप्स और मिस्टर वेदर बाय कौन था। आपको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, इस मिस्टर चिप्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि ये हेडमास्टर था जो 1840 से लेकर 1870 तक हेडमास्टर रहा इस स्कूल का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखें कितनी खूबसूरती से नावल जो है ना लिखा गया है। ऐसे राइटिंग आपने करनी है सेकंड ईयर में, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है बाकायदा पेपर में। तो इस तरह देखें कैसे बात से बात निकाली जाती है। प्रीवियस जो पैराग्राफ था उसमें याद कीजिए कि जो लास्ट बात यही हुई थी कि डॉक्टर मैरीवेल ने, अभी मैंने रिवीजन में आपको अपने अल्फाज में बताया भी है कि मैरीवेल ये कहता है कि ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा मसला। और उस बुढ़ापे को मुहावरतन क्या कहा गया था वहाँ पर? मुहावरतन उसको एनोडोमिनाई कहा गया था। तो अब ये राइटर जेम्स हिल्टन खुद ये कह रहे, वो डॉक्टर मैरीवेल के अल्फाज थे, तो राइटर कह रहा है कि डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक बात की थी। एनोडोमिनाई, बाय जोव, यस, बाय जोव, बाय गॉड, ये मुहावरतन इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यस, बाय गॉड, यस, इसका मतलब होता है एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो बात बिल्कुल ठीक, कितनी अच्छी बात की, कितनी दुरुस्त बात की, बजा फरमाया। यस, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने। क्यों? बॉर्न इन 1848, 1848 में चिप्स पैदा हुआ। ये बात आपको मैंने फर्स्ट जो चैप्टर था ना मिस्टर चिप्स का, जो जो प्रीवियस लेक्चर था उससे पहले वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बता दी थी कि चिप्स कब पैदा हुआ था, 1848 में। ये हम पहले ओवरव्यू में इसका देख चुके हैं। एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टॉडलिंग चाइल्ड। ग्रेट एग्जीबिशन जो है ये प्रिंस अल्बर्ट ने 1851 में, 1851 में मुनक़िद करवाई थी। कहाँ मुनक़िद करवाई थी प्रिंस अल्बर्ट ने? क्रिस्टल पैलेस इन लंदन। लंदन के क्रिस्टल पैलेस में 1851 में प्रिंस अल्बर्ट ने ये करवाई थी, ऑर्गेनाइज करवाई थी। इसमें क्या था? द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री। तो ये जो एज थी, इसको ज़रा जायज़ा लें हिस्ट्री में जाकर, तो इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना कहते हैं। ये जो ज़माना था 19वीं सेंचुरी का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना था, सनती इनकलाब इसमें आ रहा था। तो उसमें सनती इनकलाब में ज़ाहिर मशीन्स नित नई इन्वेंट हो रही थी। तो उस वक्त तक जितनी प्रोडक्ट्स इन्वेंट हो चुकी थी उनकी एक एग्ज़िबिशन की गई, डिस्प्ले किया गया उनको अल्बर्ट हॉल में। तो उस एग्ज़िबिशन को ग्रेट एग्ज़िबिशन कहा जाता है, ये कैपिटलाइज्ड किया गया है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये इस तरह की एक ही एग्जीबिशन हुई थी, ग्रेट एग्जीबिशन। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी तो उसको ग्रेट वॉर कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं कहते थे। क्यों? उनको तो नहीं पता था कि एक और वॉर होने वाली है मुस्तकबिल में। ये तो हम देख कहते हैं ना, अब 2 हो चुकी हैं, हमें मालूम है, इसलिए हम एक को 1 कह देते हैं, एक को 2 कह देते हैं। तो इसलिए उसको ग्रेट एग्जीबिशन कहा जाता था। उसके बाद हुई नहीं, अगर वो ये हुई होती तो हम उसको ग्रेट एग्जीबिशन 2 कहते हैं, ग्रेट एग्जीबिशन 2 कहते हैं और इसको फर्स्ट कह देते हैं। लेकिन एक ही हुई थी बहरहाल ये। अच्छा, वहाँ मिस्टर चिप्स को लेके जाया गया। देखें, ही वॉज टेकन।
ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज टेकन, ये कोऑर्डिनेट किया गया इनको ग्रामेटिकली। टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, टॉडलर वो होता है जिसने नया नया चलना सीखा हो। तो उसूलन तो टॉडलर वो नया नया 3 साल में नया नया चलना तो नहीं बच्चा सीखता, लेकिन ये हो सकता है कि 1848 के बिल्कुल एंड पर वो पैदा हुआ हो, क्योंकि मंथ यहाँ पर नहीं बताया गया, और 1851 के बिल्कुल शुरू में जो है एग्जीबिशन हुई हो, तो 2 साल से ज़रा से ही ज़्यादा उसकी उम्र होगी, तो टॉडलर हो सकता है। टॉडलिंग चाइल्ड के तौर पर उसको वहाँ एग्जीबिशन में लेके जाया गया। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट। बोस्ट लफ्ज़ आपने कई बार क्लियरिंग इन द स्काई में पढ़ा था। बोस्ट का मतलब शेखी मारना, बड़ी बात करना, ठीक है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि जितने लोग अब जिंदा थे दुनिया में, उनमें बहुत चंद होंगे, गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो कि ये कह सकते हो कि हाँ वो ग्रेट एग्जीबिशन मैंने देखी हुई है। कि उस वक्त जो लोग ज़िंदा थे, जो ग्रोन अप थे, वो तो काफ़ी अरसे के फौत हो गए, और जो बच्चे थे वो भी ग्रोन अप होकर, बूढ़े होकर, अपनी ज़िंदगी गुजार कर वो भी चल बसे। बहुत कम ऐसे होंगे, शायद कोई 100 भी ना हो दुनिया में, जो कि ये बोस्ट कर सकते हैं, ये शोखी मार सकते हैं कि ना मुझे ग्रेट एग्जीबिशन याद है। मिस्टर चिप्स उन चंद जिंदा लोगों में शामिल था। इतनी पुरानी बात है, इसलिए ये बात यहाँ पर पैराग्राफ के शुरू में क्या हुई कि हाँ बुढ़ापा तो वाकई था, बहुत बूढ़ा था चिप्स। बिसाइड्स, इसके अलावा, पेयर्स ऑफ वर्ड्स में फर्स्ट ईयर में आपने ज़रूर ये लफ्ज़ पढ़ा होगा, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है पहलू में, साथ, नियर बाय, जबकि बिसाइड्स का मतलब के अलावा। इसके अलावा चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदर बाय's टाइम। चिप्स वेदर बाय के ज़माने में भी था, या वेदर बाय के ज़माने में भी चिप्स था, या एक और अल्फाज मज़ीद, एक और एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मिस्टर चिप्स जहाँ ये बोस्ट कर सकता था कि ग्रेट एग्जीबिशन में वो गया था, चाहे बच्चे के तौर पर ही क्यों ना गया हो, वहाँ वो ये भी बोस्ट कर सकता था कि मुझे तो ब्रुकफील्ड उस ज़माने का भी याद है जब वेदर बाय हेडमास्टर हुआ करता था। ऐसे लोग भी अब बहुत कम बचे थे। ग्रेट एग्जीबिशन से ज़्यादा होंगे, क्योंकि का जो बच्चे थे उस दौर में वो डेफिनेटली अभी तक होंगे, क्योंकि ये तो ग्रोन अप था, टीचर था। वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी सारे भी ज़िंदा होंगे, लेकिन ये है कि अगेन बहुत कम, वो भी काफ़ी पुरानी बात, 1870 की बात है। अब देखें, ये वेदर बाय का जिक्र आ गया, और यही बात मैंने आपको बताई है कि जो हमारा आज का जो लेक्चर है ज़्यादातर इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के इर्द गिर्द घूमेगा। मिस्टर चिप्स की गिर्द तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन इसके साथ दूसरा कौन आएगा? मिस्टर वेदर बाय। जिस प्रीवियस पैराग्राफ में मैरी वेल था मिस्टर चिप्स के साथ, इस दफ़ा मिस्टर वेदर बाय है। वेदर बाय कौन था, मैं इसको रिमाइंड करवाता चलूँ। 1840 से लेकर 1840 से लेकर 1870 तक ये ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर रहा था वेदर बाय। अ फिनोमिनन दैट वाज, फिनोमिनन एक मतलब तो ये होता है कि कोई भी चीज़ जब वकूअ पजीर हुई हो तो उसको हम फिनोमिनन कह सकते हैं। दूसरी बात, एक बहुत हैरान कुन जो वाक़या उसको हम फिनोमिनन बोलते हैं। व्हाट अ फिनोमिनन, ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट अ मार्वल, इसका हम सिनोनिम बाद में देखेंगे ना, वंडर, मार्वल, मुआजिज़ा। Phenomenon that was, Weatherby had been an old man in those days. 1870, 1840 से 70 तक मैंने आपको बताया वेदर बाय हेडमास्टर रहा था। इसका मतलब वेदर बाय बिल्कुल एंड पे था, अपनी ज़िंदगी के एंड पे पहुंच चुका था जब चिप्स अभी शुरू करने जा रहा था करियर अपना। वेदर बाय हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज, उन दिनों वेदर बाय बहुत बूढ़ा आदमी था। 1870 की बात है। ईजी टू रिमेंबर, 1870 बहुत आसान है याद करना, बिकॉज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर। फ्रांस और प्रूशा जर्मनी का पुराना नाम है। फ्रांस और जर्मनी की जंग हुई, जिसमें फ्रांस को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई थी जर्मनी के हाथों। ये जंग हुई थी, और ये जंग 1870-71 में हुई थी। फ्रांस की और जर्मनी की जंग हुई थी, और मिस्टर चिप्स इंग्लैंड में था। तो इसको क्यों याद है? क्योंकि फ्रांस हमसाया था इनका, और फ्रांस सदियों तक इंग्लैंड का एनिमी रहा, इसलिए उसके हालात से तो डेफिनेटली खबर होगी ही इनको। अब देखें, भारत हमारा हमसाया है, दुश्मन है डेफिनेटली, और भारत और चाइना की जो झड़प हुई उसके बारे में हमें मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है, उसका चर्चा है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया उन दिनों में नहीं था, लेकिन फिर भी अखबारात तो डेफिनेटली थे, और इस तरह की खबरें फैल तो जाती ही थी बहरहाल।
तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी वाक़या के साथ अगर कोई बहुत बड़ा वाक़या और अटैच हो जाए तो वो छोटा वाक़या भी आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखें, आजकल जो है ना हालात मुश्किल चल रहे हैं, मुआशी लिहाज से भी, माशरती लिहाज से भी, नफसियाती लिहाज से भी, हर लिहाज से मुश्किल हालात चल रहे हैं। तो इसमें अगर कोई वाक़या होता है इन दिनों तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये उन दिनों हुआ था जब कोरोना वायरस की वबा फैली हुई थी। तो 1870 की बात है, जंग चल रही थी, तो उन दिनों मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था, वरना उसको शायद 1870 का साल याद ना रहता कि कब ज्वाइन किया है, मुश्किल था याद रहना इस तरह। ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबेरी। पुट इन अप्लाइड, दरख्वास्त दी थी फॉर ब्रुकफील्ड में जॉब के लिए, आफ्टर अ ईयर एट मेलबेरी। मेलबेरी क्या था ये भी मैंने आपको कल बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर में, कि मेलबेरी वो स्कूल था जहाँ पे मिस्टर चिप्स ने 1 साल जॉब की थी, इसको पसंद नहीं आया था। विच ही हैड नॉट लाइट, क्यों? बिकॉज ही हैड बिन रैग्ड देयर अ गुड डील। रैग का मतलब होता है तंग करना। अच्छा, अभी कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह जो है ना नहीं होती। किसी ज़माने में फ़र्स्ट ईयर फूलिंग और रैगिंग और इस तरह काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें थीं, इन्जॉयमेंट के ज़राए थे। जो सीनियर्स थे वो फर्स्ट ईयर जो नई क्लास आती थी उनको फूल बनाते थे, ठीक है, रैगिंग करते थे उनकी। इस तरह की कुछ मूवीज़ हैं। एक मूवी है इस तरह की, टेबल नंबर 21 है, तो इंडियन वैसे, जस्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये है कि रैगिंग पे मतलब है। रैगिंग पे अगर मूवी अच्छी बनी हुई है और रैगिंग के नुकसानात पे बनी हुई है, तो उसको तंग किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, टीचर्स ने भी और स्टूडेंट्स ने भी। वहाँ पर उसको अच्छा टाइम नहीं मिला और वो वहाँ से छोड़ना चाहता था। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन ब्रुकफील्ड उसको पहले दिन से बड़ा पसंद आया। ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, इब्तदाई, इसको क्वालिफाइंग भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिलिमिनरी में सक्सेसफुल होंगे तो आगे फिर आप फाइनल इंटरव्यू में जाएंगे। तो क्वालिफाइंग भी हो सकता है, प्राइमरी, इनिशियल भी हो सकता है, इब्तदाई। उसको अपना इब्तदाई पहला इंटरव्यू याद था। सनी जुलाई, जुलाई का एक रोशन दिन था, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर्स, सेंट्स एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच। क्रिकेट की पिच की बात हो रही है। फर्स्ट लेक्चर में आपको याद हो गया कि पिच मैंने जिक्र किया था। पिच कई लिहाज से इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक ये पिच है क्रिकेट की, जिस पे क्रिकेट खेली जाती है। एक पिच साउंड की करेक्टरिस्टिक है, साउंड की प्रॉपर्टी है कि पिच अगर ज़्यादा होगी आवाज़ बारीक होगी, पिच कम होगी आवाज़ भारी होगी। और एक पिच और भी होती है, सेल्स पिच, आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर, बटन याद करें। नॉर्मा वाज श्योर इट वाज अ सेल्स पिच नाउ, मामला, कारोबारी मामला, वो खरीदो फरोख्त को, परसुएशन, कन्विंसिंग मैटर। तो पिच यहाँ पर क्रिकेट की पिच का जिक्र हो रहा है। अच्छा, उसको याद था वो दिन बड़ी अच्छी तरह। जुलाई का एक रोशन दिन था, हवा फूलों की खुशबू से, ताज़ा खुशबू से भरी हुई थी। ये कैसे मुमकिन, अब हम सोचेंगे अरे कि हमारे पास तो जुलाई में फूलों को होश ही नहीं होता, खुशबू तो दूर की बात, ठीक है, मुकम्मल तौर पे मुरझा चुके होते हैं, जल चुके होते हैं। जो नबातात है उनका, उसका बुरा हाल होता है इंसानों की तरह। वहाँ पे जुलाई डेफिनेटली वो ऐसे लैटिट्यूड पे वाक़ है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक मैप दिखाया था, उसमें देखें, उस मैप में आप देखें कि जितना आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, नॉर्थ जाएं या साउथ जाएं मैटर नहीं करता, इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे आप ठंडे इलाके की तरफ जा रहे हैं। इक्वेटर के जितना नज़दीक रहेंगे उतना गर्म इलाका होगा। अच्छा, जो ईस्ट वेस्ट जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, ईस्ट वेस्ट जाने से आपका टाइम जोन चेंज होगा, राइट। मैप में ईस्ट वेस्ट जाने से आपका टाइम जोन चेंज होगा, मौसम चेंज नहीं होगा। इसी तरह नॉर्थ साउथ जाने से टाइम जोन सेम रहेगा लेकिन मौसम बदलेगा। तो इंग्लैंड जो है उसका अगर आप मैप पे जाके देखें तो कितना फ़र्क है पाकिस्तान में और उसमें, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो काफ़ी ज़्यादा शुमाल में है, तो यकीनन वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, गर्मियों में भी काफ़ी लो होता है। वहाँ पे क्रिकेट मैचेस जो समर में भी होते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा जो प्लेयर्स ने जर्सी पहनी होती है। तो जुलाई वहाँ पर बड़ा खूबसूरत होता है, हमारे बाहर की तरह होता है वो, वहाँ पे समर बड़ा खूबसूरत होता है, ताजगी होती है हर तरफ। उसको याद है कि रोशन दिन था, हवा में ताज़ा फूलों की खुशबू की महक थी, एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट। प्लिक प्लॉक मतलब बॉल की बैट से टकराने की आवाज़, टुक टुक जिसको बोलते हैं हम। वैसे टुक टुक से आपको मिसबाह उल्लाह की याद आ गया होगा मे भी,
लेकिन टुक टुक वैसे आवाज़ को बोलते हैं, बैट और बॉल के टकराने की आवाज़। ऑन द पिच, ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बॉर्नहर्स्ट। ब्रुकफील्ड और बॉर्नहर्स्ट ये एक स्कूल का नाम है। ब्रुकफील्ड और बॉर्नहर्स्ट का क्रिकेट मैच चल रहा था। एंड वन ऑफ द बॉर्नहर्स्ट बॉयज़, और बॉर्नहर्स्ट के एक लड़के ने, चबी लिटिल फेलो, जो कि वो लड़का चबी, चबी क्या है, मोटा ताज़ा, गोल मटोल, गोल मटोल सा, क्यूट सा, लिटिल फेलो मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। शानदार सेंचुरी स्कोर की उसने। मतलब ये कि बॉर्न हस्ट का वो लड़का पाकिस्तान के काफ़ी सारे बैट्समैन से बेहतर था, उसने सेंचुरी स्कोर की। दूसरी बात ये भी है, देखें कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आप देखें जो छोटे बच्चे मैच खेलते हैं, कितने मैच लगा लें, इवन बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपने देखा होगा 8 से 10 ओवर, 15 ओवर, इतना मैच चलता है। 2020 चने उस दौर में नहीं था, लेकिन ये कि अभी भी 2020 ईजाद होने से पहले भी पाकिस्तान में जो है 8-10 ओवर का मैच होता है सारा क्रिकेट का। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में 10 ओवर के मैच होते हैं। वहाँ पर देखें फुल मैच हो रहा था। सेंचुरी अगर स्कोर की थी उसने, तो यकीनन ये 25-30 ओवर का तो कम से कम मैच होगा। ठीक है, उसने सेंचुरी स्कोर की। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स का मतलब है काफ़ी अच्छा रहा था शुरू से ही उसका। अच्छा, क्वियर, स्ट्रेंज, क्वियर लफ्ज़ भी आपने माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ऑल द ट्रीज वर क्वियर, जब लोकस्ट बैठी थी आकर तमाम दरख्त कितने अजीबो गरीब लग रहे थे। क्वियर दैट अ लिटिल थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। कितनी अजीब बात है कि इतनी छोटी छोटी बातें अभी तक उसकी यादाश्त में अटकी हुई हैं, और वो भी सो क्लियरली, इतने वाज़े अंदाज में। वेदर बाय हिमसेल्फ वाज अ वेरी फादरली एंड कर्टियस। वेदर बाय खुद बहुत बाप की तरह शफकत करने वाला शख्स था। कर्टियस, खुश अखलाक। कर्टिसी लफ्ज़ आपने पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, बल्कि याद करें। थर्ड प्ले, द ओएस्टर एंड द पर्ल, जब मिस मैकेचियन, अब मिस मैकेचियन आपने जाने इसको पता कैसे पढ़ा होगा, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज से प्रोनाउंस करते हैं। मिस मैकेचियन, मिस मकूचियन, मिस मैकिचन, मुख्तलिफ मैंने तलफ़्फ़ुज़ सुने हैं मुख्तलिफ लोगों से। मिस मैकेचियन मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो मिस मैकेचियन जब ज़िद करती है कि ओएस्टर को खोला जाए और देखा जाए कि क्या कले की बात दुरुस्त है पर्ल होने वाली, तो हैरी जो बार्बर है वो नहीं मानता। फिर मिस मैकेचियन जब जाती है उसकी गैर मौजूदगी में, राइटर लेके चला जाता है। तो वापसी पर मिस मैकेचियन याद करें क्या कहती है, यू माइट हैव डन मी द कर्टिसी ऑफ वेटिंग फॉर मी, इस तरह की स्टेटमेंट थी कोई। तो कर्टिसी लफ्ज़ आपने पहले पढ़ा होगा, ये बड़ा आम सा वर्ड है, फर्स्ट ईयर में भी यकीनन ये नहीं आपने पढ़ा था, मैं आपको एक याद करवा रहा था। कर्टिसी, कर्टियस, खुश अखलाक, और फादरली, बाप की तरह शफकत करने वाला। ही मस्ट हैव बिन इल देन, पुअर चैप, चैप इनफॉर्मल लड़के के लिए, मर्द के लिए बोलते हैं। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, बेचारा बीमार रहा होगा क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में ही वफात पा गया। बिफोर चिप्स बिगैन इज फर्स्ट टर्म, यानी इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका इंटरव्यू वेदरबाई ने ही किया था, इसको सिलेक्शन इसकी कंफर्म करके खुद वो फौत हो गया। समर वेकेशन के दौरान, जुलाई देखें ना, जुलाई और अगस्त में वहाँ पर आमतौर पर वेकेशन होती है, और उसके बाद सितंबर में नई टर्म स्टार्ट होती है, ऑटम टर्म उसको बोलते हैं। तो टर्म स्टार्ट होने से पहले पहले वेकेशन के दौरान ही वो वफात पा गया। और देखिए वेकेशन लफ्ज़ है, वेकेशंस नहीं है। वैकेंसी लफ्ज़ आपने सुना होगा, वेकेट करना, इवैक्यूएट करना, ये सारे एक ही फैमिली के वर्ड हैं। खाली, वैकेंसी खाली जगह को बोलते हैं, खाली असामी। तो वेकेशन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई काम नहीं किया जाता, लोग फ्री रहते हैं। इस तरह आजकल वेकेशन चल रही है, कोरोना वेकेशन। अब वेकेशन एक टाइम पीरियड है, इसलिए वेकेशंस नहीं बोला जाता। हाँ, वेकेशंस एक सूरत में मुमकिन हो सकता है जब हम मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हों। मसलन हम जब ये कहें कि 2018 की, 2019 की, 2020 की भी जो वेकेशन, 3 सालों की वेकेशंस होंगी फिर वो, क्योंकि हम 3 मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा जो 3 माह के लिए, अब 6 माह के लिए होगी छुट्टियाँ, मार्च से सितंबर तक, तो अब ये क्या है, ये वेकेशन है, वेकेशंस नहीं है। ठीक है जी, एक ही दफ़ा जो टाइम पीरियड होता है उसको हम वेकेशन बोलते हैं। बिफोर चिप्स बिगन इज फर्स्ट टर्म, बट द टू हैड सीन स्पोकन टू ईच अदर एनीवे, लेकिन बहरहाल दोनों की मुलाकात हुई थी, गुफ्तगू भी हुई थी। चिप्स ऑफन थॉट एज ही सैट बाय द फायर एट मिसेस विकेट्स, अब मिसेस विकेट्स के यहाँ जब रह रहा था तो काफ़ी साल पुरानी बात अभी भी याद करता था
कि आई एम प्रॉबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर बाय। अक्सर सोचता था कि शायद मैं वो वाहिद शख्स हूँ दुनिया में कि जिसको वेदर बाय अभी भी बड़ी अच्छी तरह याद होगा। अब ये उसका अंदाज़ा था, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात ही ज़ाहिर है। उसका अंदाज़ा था कि बाकी सारे लोग उस दौर के फौत हो चुके होंगे। काफ़ी लंबी उम्र इसने पाई। Chips often thought, as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old weather by. Vivid. Vivid, शोख उर्दू में लफ्ज़ वैसे होता है, यहाँ पे क्लियर, बड़ी वाज़े, एक छोटी सी छोटी डिटेल उसको याद है, विद ना विविड। यस, इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, अक्सर उसके जहन में ये तस्वीर आती रहती थी। दैट समर डे विद द सन लाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन वेदर बाय स्टडी। स्टडी का मतलब ऑफिस, ठीक है, वो ऑफिस जहाँ पर ऑफिस वर्क किया जाता है, ठीक है, राइटिंग और इस तरह रीडिंग वगैरह का हल्का फुल्का काम। कभी आपने देखा होगा प्रिंसिपल के ऑफिस में हल्की कुछ किताबें पड़ी होती हैं, उसको कोई काम नहीं होता, वो पढ़ सकता है वहाँ पर। तो ऑफिस बेसिकली इसको एक कह सकते हैं, स्टडी को मुताले वाला कमरा भी बोलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो मुताले वाला कमरा नहीं था जहाँ पे हेड मास्टर बैठता है। अच्छा, स्टडी में उसको याद है तस्वीर, क्या है तस्वीर, ये है कि दैट समर डे, वो मौसम गर्मा का दिन, विद द सन लाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट। अगर कभी आपने देखा हो कि कोई वेंटिलेटर हो या कोई ओपनिंग हो जिसमें से लाइट आ रही हो अंदर, तो उसमें डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे होते हैं। तो उसमें से होती हुई जो रोशनी है वो आकर फर्श पे पड़ रही थी। थ्रू द डस्ट इन वेदर बाय स्टडी। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिपिंग, आप एक जवान आदमी हैं। मिस्टर चिपिंग, आप एक जवान आदमी हैं। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग। ये मैंने आपको बताया था कि मिस्टर चिप्स का पूरा नाम मिस्टर चिपिंग था, चिप्स उसका वैसे निकनेम था। एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन। और ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है, एक काफ़ी पुराना, मतलब एलिज़ाबेथन एज से चला आ रहा था। मिस्टर चिप्स ने जब ज्वाइन किया तो उस वक्त गालिबन इसको 300 साल के लगभग इस स्कूल को चलते हुए हो चुके थे। तो वो कहता है ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन। जब फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है? फाउंडेशन एक ऐसा इदारा होता है जो कि डोनेशन पे चलता है आमतौर पे, जिस तरह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, इनकी वो चैरिटी से चलते हैं, इनकी डोनेशन से चलता है, वरना वो नहीं चलेगा। अच्छा, फाउंडेशन। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। जवानी और बुढ़ापे का इम्तजाज अक्सर बहुत अच्छा होता है। कैसे? जवान लोगों में एनर्जी होती है और बूढ़े लोगों के पास तजर्बा होता है। इस स्कूल में 300 साल का तजर्बा है, इसके रूल्स 300 साल के तजर्बे की रोशनी में बनाए गए हैं और चेंज किए गए और अब एस्टैब्लिश्ड हैं। तो आप जो है अपनी एनर्जी से उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करें और इस इदारे को आगे लेके बढ़ें। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड। एंथुजियाज्म, जोश जज्बा। आप अपने एनर्जी, जोश जज्बा ब्रुकफील्ड को दें, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। और बदले में ब्रुकफील्ड भी आपको कुछ देगा। क्या? इज्जत, नाम, शोहरत, करियर, रिस्पेक्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप पूरी दिलचस्पी से काम करते हैं, पूरी दिलजमई से काम करते हैं इस इदारे के लिए, तो फिर आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और नाम भी मिलेगा। एंड डोंट लेट एनी वन प्ले ट्रिक्स विद यू। ट्रिक्स, चाल चलना, हरबे इस्तेमाल करना, हथकंडे इस्तेमाल करना। तो वो कहता है, ये सारा मशवरा है उसको, मिस्टर चिप्स के लिए। कहता है कि किसी को मत इजाज़त दो कि वो तुम्हारे साथ कोई खेल खेल सके, कोई चाल चल सके तुम्हारे साथ। आई गैदर दैट डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबेरी। आई गैदर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कोई नज़्म ज़ब्त आपकी कोई वीकनेस थी, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि ये एक ऐसी बात है ना जो कि उसको डिस्करेज कर सकती है, तो थोड़ा सा रुका है वहाँ पर। ये आम तौर पर इस तरह देखा होगा, गुफ्तगू करते हुए लोग इस तरह रुकते हैं। तो वो ये है। आर इसलिए नहीं बोला जाता कि जनरली आर को ब्रिटिश इंग्लिश में नॉटी आर कहते हैं, नॉटी, शरारती। आर नॉटी क्यों है? इसलिए है क्योंकि आर आम तौर पर साइलेंट हो जाता है, ज़्यादातर साइलेंट हो जाता है। आर प्रोनाउंस सिर्फ तब होता है जब आर के बाद कोई वावल आ जाए, ठीक है जी।
मसलन शर्ट, SHIRT, शर्ट। अब इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में आर साइलेंट हो जाएगा, शर्ट। कन्फर्म, राइट, कर्ल, CURL, कर्ल, कर्ल। अब इसमें अमेरिकन में हल्का सा आर बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आमतौर पे आर साइलेंट हो जाएगा। और इसमें रेडियो है, अब रेडियो में आर क्यों प्रोनाउंस हो रहा है? क्योंकि आर के बाद एक वावल आ रहा है, आर के बाद वावल साउंड आए तो फिर आर प्रोनाउंस होगा, वरना आर प्रोनाउंस नहीं होगा। अब एंड पर आए तो फिर भी अमूमन साइलेंट ही होता है, अनलेस देयर इज अ वावल साउंड आफ्टर इट। यहाँ पे देख रहे हैं आर के बाद जी साउंड है, गैदर, गाफ साउंड यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो गा साउंड है, चूंकि तो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे साइलेंट ही रहेगा। तो वो कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था डिसिप्लिन, यहाँ पे ज़रा डिसिप्लिन इंप्रूव करना, ज़रा सख्ती से रहना, किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को अपने साथ खेलने की इजाज़त न देना, किसी को मजाक उड़ाने की इजाज़त न देना, फर्म रवैया रखना। वेल नो परहैप्स नॉट सर। जी हाँ सर, वाकई डिसिप्लिन में मसला था मुझे। नेवर माइंड, इसके बारे में मत सोचो या बुरा ना मनाओ, ये दोनों यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रेलेवेंट है नेवर माइंड, बुरा ना मनाओ, क्योंकि अगर ये होता कि इस बारे में मत सोचो तो फिर माइंड इट होना था। नेवर माइंड, बुरा ना मानना, यानी मैंने आपकी कमज़ोरी का जिक्र किया, बुरा ना मानना। यू आर अ फुल यंग मैन, आप अभी सही पूरी तरह नौजवान हो, जवानी के रूज पे हो। इट इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और ये सारे तजुर्बे की बातें हैं कि टीचर से कैसे पेश आना है, स्टूडेंट से कैसे पेश आना है। यू हैव अनदर चांस हियर, आपको एक और मौका मिला है मेलबेरी स्कूल के बाद यहाँ पर। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही सख्ती का रवैया अपनाओ, फर्म, मजबूत, फर्म, एटीट्यूड, रवैया, एटीट्यूड अप्रोच भी हो सकता है, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, यही राज है कामयाबी का। ठीक है जी। अब इसमें जो सिनोनिम्स हैं अब हम वो देखेंगे। ग्रेट एग्जीबिशन वैसे मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे डाला था। उसके बाद टॉडल, एज अ टॉडलिंग चाइल्ड उसको वहाँ ले जाएगा, टॉटर, टीटर, वॉबल, फॉल्टर, स्टैगर, डॉडर एंड सो ऑन। बोस्ट, शोखी मारना, ठीक है, बड़ापन बोलना, बड़े अल्फाज बोलना, बड़ा बोल बोलना। ब्रैग, क्रो, स्वैगर, स्वैंक, ग्लोट, शो ऑफ, ब्लो वनज ओन ट्रम्पेट एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो है जी मार्वल, फिनोमिनल लफ्ज़ है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, ये साथ मिक्स अप ना हो जाए कि ऊपर वाला जो है ये डिफरेंट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट वर्ड है नीचे वाला, फिनोमिनन, मार्वल, सेंसेशन। यही मैंने बताया ना आपको, इसके दो मतलब होते हैं, तो होता है कोई भी वकूफ़ पज़ीर हो जाने वाला वाक़या, और एक होता है व्हाट अ फिनोमिनन, मार्वल। यहाँ पे देखें ना, द बैंड वाज अ पॉप फिनोमिनन, मार्वल, सेंसेशन, वंडर, प्रोडिजी, मिरेकल, रेयरिटी। नेक्स्ट देखें जी क्या वर्ड था, रैग। ही वॉज रैग्ड, वहाँ पर उसको रैग किया गया। क्या किया गया? मेक फन ऑफ, पोक फन एट, शेफ, टीज, मेक जोक्स अबाउट एंड सो ऑन। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की बात हुई थी, प्रिपरेटरी, इंट्रोडक्टरी, इनिशियल, ओपनिंग, प्रीफेटरी, प्रायर, प्रोसीडिंग। चबी, मैंने कहा गोल मटोल, मोटा ताज़ा, कोई बच्चा या कोई शख्स, इवन ग्रोन अप के लिए भी हम बोल सकते हैं। प्लम, टबी, रोली पोली, रॉटन, पॉटली, स्टाउट, डम्प, चंकी। ओके, रिकलेक्शन, रिकलेक्शन याद को बोलते हैं, मेमोरी, जिसके लिए मेमोरी है, रिमेम्बरेंस, मेंटल इमेज, इम्प्रेशन, रेमिनिसेंस एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड है ये क्वियर, अजीबो गरीब, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट का हवाला मैंने आपको दिया। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था कि इट वॉज क्वियर दैट एवरी डिटेल ही रिमेंबर्ड। अजीबो गरीब, ऑड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, फनी, पेक्यूलियर, क्यूरियस एंड सो ऑन। फादरली, फादरली, बाप की तरह शफकत करने वाला, पैटर्नल, फादर लाइक, अवंकुलर, प्रोटेक्टिव, स्पोर्टिव एंड सो ऑन। कर्टियस, खुश अखलाक, polite, well mannered, civil, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly and so on. नेक्स्ट बल्कि एक आखिरी यहाँ पे अगेन मिक्सअप हो रहा है।